अब नेक्स्ट हमारे पास आता है होलसेल ब्रांच। अब जब होलसेल ब्रांच आ जाता है तो हमारे पास प्रॉफिट होलसेलर का भी है और रिटेलर का भी है। यानी कि जब तुम कोई भी आइटम की कॉस्ट की बात कर रहे हो तो उस कॉस्ट में होलसेल प्रॉफिट है, ऐड करके होलसेल प्राइस आ गया, और होलसेल प्राइस में रिटेल प्रॉफिट ऐड करके रिटेल प्राइस आ गया। तो अब हमें जो समझना ज़रूरी है वो यही है कि जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच P&L अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर हम होलसेल प्राइस पे बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हमें कौन सी आइटम होलसेल प्राइस पे गिवन है, कौन सी आइटम इनवॉइस पे गिवन है, कौन सी कॉस्ट पे गिवन है, सबको हमें एक पे लेकर आना है, एक प्राइस पे लेकर आना है। और वो एक प्राइस कौन सा है? होलसेल प्राइस। हमारा पूरा इसमें जो ब्रांच है वो होलसेलर है। हाँ, इसमें हम होलसेल ब्रांच की बात कर रहे हैं कि जो होलसेल काम कर रहा है वो होलसेल ब्रांच कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें ये हमारे लिए कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सबकी वैल्यू कैलकुलेट होनी है। तो अब इसमें अकाउंट कौन कौन से बन रहे हैं? इसमें एक तो वही ब्रांच स्टॉक अकाउंट बन रहा है, और ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा ये बनेगा एट होलसेल प्राइस। ये होलसेल प्राइस पे बन रहा है। और बेसिकली जो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट है यही हमारा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट भी है होलसेल ब्रांच के केस में। जब हम होलसेल ब्रांच की बात कर रहे हैं तो यही ट्रेडिंग अकाउंट है। यानी कि ये हो गया बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच भी ये सब होलसेल प्राइस पर आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच और लेस रिटर्न टू हेड ऑफिस। फिर यहाँ पे बाय सेल्स, लेकिन सेल्स किस पर आएगी? सेल आएगी सेलिंग प्राइस, यानी कि जो हमारा रिटेल प्राइस है और लिस्ट प्राइस है, या तो रिटेल प्राइस या लिस्ट प्राइस एक ही बात होगी। ठीक है, बट यहाँ पे रिटेल प्राइस क्यों ले रहे? रिटेल मतलब रिटेल प्राइस तो रिटेलर देगा ना। हाँ, तो हमारी सेल जो हो रही है वो तो रिटेल प्राइस पे काउंट हो रही है ना। होलसेलर अपना, ये होलसेल ब्रांच है, होलसेल ब्रांच ने दिया तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो तो रिटेल प्राइस पे होगा ना, कि हम कस्टमर को कितने में दे रहे हैं। होलसेलर को जो देना चाहिए वो तो उसी पे देना चाहिए ना जिस पे हेड ऑफिस आया होगा। नहीं, क्यों? फिर तो ये वैसा वो सरप्लस जैसा है। हाँ, तो तभी तो प्रॉफिट निकलेगा, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि रिटेलर भी तो फिर अपना वो रिटेलर का, वो रिटेल, ये हमारी तरफ से रिटेल प्राइस गया है उसको, समझ रहे हो। ये हेड ऑफिस ने, ये हेड ऑफिस के लिए कुछ कॉस्ट थी, हेड ऑफिस ने उस कॉस्ट में होलसेलर का प्रॉफिट ऐड किया और फिर उससे होलसेल प्राइस आ गया। अब ये होलसेल ब्रांच की बात कर रहे हैं, उसने ये कहा कि ये हमारा इनवॉइस है, जो रिटेल प्रॉफिट है ये उसने इनवॉइस ऐड किया। बेसिकली अगर होलसेलर के लिए देखा जाए तो दिस प्राइस, ये जो प्राइस है दिस इज कॉस्ट टू होलसेलर। तो इनवॉइस प्राइस होना चाहिए ना। कॉस्ट टू होलसेलर है, हेड ऑफिस का इनवॉइस है, लेकिन हेड ऑफिस ने होलसेल का प्रॉफिट ऐड करके ये कॉस्ट टू होलसेलर है।
नहीं, अगर वो इस पे भी बेचेगा होलसेल प्राइस पे तो भी तो प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, वो जो होलसेल प्रॉफिट ऐड कर। नहीं, ऐसा है ना, हम रिटेलर अपनी बुक्स अलग बनाएगा, हम रिटेलर की बुक्स नहीं बना रहे। जो रिटेलर है, पहले वाले मेथड्स में क्या होता है, हेड ऑफिस जो इनवॉइस प्राइस से बेच रहा था, मतलब ब्रांच को वो उसी पे भी बेच रहे थे। नहीं, ब्रांच तो उससे आगे पे बेच रहा था ना, याद नहीं, हमने कैटलॉग प्राइस किया था। मतलब दोनों पे ऑप्शन था ना कि हाँ, दोनों पे ऑप्शन है, तो ये तो होलसेलर भी कर सकता है, उसके पास भी ऑप्शन है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि तब तो बस हेड ऑफिस था और ब्रांच थी, ठीक है। ब्रांच में अपना कमीशन, यहाँ पे होलसेलर का काम ही प्रॉफिट अर्न करना है दोनों के बीच में। यहाँ पे हेड ऑफिस ने अपना ऐड करके, लोडिंग ऐड करके होलसेलर को दे दिया कि ये होलसेलर का प्रॉफिट है, और ये उसने दे दिया। ये वो अमाउंट है प्रॉफिट जो उसने हेड ऑफिस ने होलसेलर को देने में अपना प्रॉफिट अर्न किया। फिर होलसेलर ने रिटेलर को जब दिया तो रिटेलर ने अपना प्रॉफिट, उसने होलसेलर ने अपना प्रॉफिट लगाया। ठीक है, समझ रहे? यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं होलसेल प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट होलसेलर का नहीं है, ये प्रॉफिट है हेड ऑफिस का। बट वो हेड ऑफिस की तो ब्रांच है, तो उसमें इसका शेयर तो आता ही होगा। क्यों आता होगा, वो तो अलग रहता है, तभी तो हेड ऑफिस ज़्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हम सेल्स को शो करते हैं वो सेल्स हमारी रिटेल प्राइस पे आती है। रिटेल प्राइस का मतलब है कि होलसेलर ने रिटेलर को किस प्राइस पे दिया है, दैट इज़ रिटेल प्राइस। समझ रहे हो? होलसेल प्राइस का मतलब है कि हेड ऑफिस ने किस प्राइस पे होलसेलर को दिया है, तो दैट इज़ कॉस्ट टू होलसेलर, होलसेल प्राइसेस। ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने अपनी लोडिंग ऐड कर दी, फिर होलसेलर ने अपनी लोडिंग ऐड की ये वाली, और ये आ गया उसका प्राइस। यानी कि ये प्रॉफिट अर्नड बाय होलसेलर है, दिस प्रॉफिट अर्नड बाय हेड ऑफिस है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये यहाँ पे रिटेल प्राइस पर आ गया, कैटलॉग प्राइस पर आ गया, लिस्ट प्राइस पर आ गया, व्हाटसोएवर, एक ही बात है। ये हमारी कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, और इसमें से रिटर्न भी माइनस कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही चलेगा मामला। फिर बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस किस प्राइस पर होगा? सब कुछ होलसेल प्राइस पर होगा। बाय बैलेंस सीडी, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, सब कुछ होलसेल प्राइस पे हो गया। ये सारी आइटम, ये आइटम, गुड्स सेंट टू ब्रांच, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, सब हमारा होलसेल प्राइस पे जाएगा। और फिर यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो वही सेम चलेगा, बिल्कुल सेम। क्या? ब्रांच P&L में अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ, ग्रॉस लॉस है तो यहाँ, ब्रांच एक्सपेंसेस यहाँ डेबिट में, फिर एबनॉर्मल लॉस डेबिट में, इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिट में। और इंश्योरेंस क्लेम किस नाम से आएगा? बैंक से, अगर मिलता है तो। और फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ट्रांसफ़र टू हेड ऑफिस का जो P&L अकाउंट होगा, हेड ऑफिस P&L अकाउंट। ठीक है, उल्टा नहीं लिखा ऊपर? क्या? टू ग्रॉस लॉस और बाय ग्रॉस प्रॉफिट नहीं? अब सॉरी, हाँ, ठीक है। हाँ, ये मिटा दो ना। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ब्रांच स्टॉक रिजर्व में क्या क्या आएगा?
ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का हाँ, आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का डेबिट में आएगा टू हेड ऑफिस P&L अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट में नहीं आएगा। क्यों? अच्छा, नहीं, वहाँ पे क्रेडिट गुड्स एंड टू जो ब्रांच एडजस्टमेंट होता है उसमें तो क्रेडिट साइड आता है ना। यहाँ पे ना, यहाँ बाय बैलेंस BD। देखो हमारा जो नेक्स्ट ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट है ना, उसमें एक तो बाय बैलेंस BD आ गया। ये बैलेंस BD क्या आएगा? जो होलसेल प्रॉफिट है ऑन ओपनिंग स्टॉक, ये बैलेंस BD आ गया। ठीक है, टू बैलेंस CD होलसेल प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये दोनों आ गए। हाँ, अब ये दो आइटम आने के बाद ये ट्रांसफर कहाँ होंगे? ये जो स्टॉक रिजर्व हमारे बैलेंसेस आए हैं, ये बैलेंस BD कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? इसमें एडजस्टमेंट बनेगा। एडजस्टमेंट नहीं बनेगा, इसमें हमारा स्टॉक रिजर्व में ही दो स्टॉक रिजर्व बन रहे हैं। ये ब्रांच स्टॉक रिजर्व है, ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा हेड ऑफिस स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये वाला अमाउंट इसमें ट्रांसफर होगा, ये वाला अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय हेड ऑफिस स्टॉक रिजर्व अकाउंट। वो पर P&L में डेबिट साइड क्या क्या लिखता है? हाँ, और ये स्टॉक रिजर्व की जगह तुम इसको P&L में भी ट्रांसफर कर सकते हो, वरना एक एंट्री और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। हेड ऑफिस P&L में डाल दो, अदरवाइज एक और एंट्री करनी पड़ जाएगी। ठीक है, जो ऊपर ब्रांच P&L उसमें क्या क्या लिखा है डेबिट साइड? टू ग्रॉस लॉस, टू ब्रांच एक्सपेंसेस, टू एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। ठीक है, और फिर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू हेड ऑफिस P&L अकाउंट। ठीक है। ठीक है, और क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय क्लेम फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी, और ये बैंक अकाउंट से आएगा। अब हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम पूरा नहीं बनाएंगे अभी, ये मिटा दो ना, हाँ जी, सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, क्योंकि पूरा बनाने के लिए तो हमें हेड ऑफिस की डिटेल्स चाहिए। तो हमारे पास पूरी हेड ऑफिस की डिटेल्स तो है ही नहीं, हम तो ब्रांच कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उतना सा सीखेंगे, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ हेड ऑफिस P&L अकाउंट। क्या क्या आएगा? अभी तक हमने जो पूरा क्वेश्चन किया उसमें से सारी आइटम्स आ जाएंगी। जो नेट प्रॉफिट आया था ब्रांच P&L अकाउंट से, वो नेट प्रॉफिट आ गया। हाँ, फिर यहाँ पे जो डेबिट में आया है बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व। अब हमें क्योंकि फुल डिस्क्लोजर रखना है ना, तो फुल डिस्क्लोजर की वजह से हमें इंडिविजुअली दिखाना पड़ेगा, हम इनको सेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते। ठीक है। ठीक है, ये जो है इसको नाम क्या है? इसका नाम है, क्योंकि MCQs में ये पता होना चाहिए, इसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन। जब MCQs आते हैं तो ये कैलकुलेट करने को आ जाता है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब नाउ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने उसको हटा दिया। और एग्जैक्टली सेम, ये एग्जैक्टली सेम आइटम यहाँ आ जाएगी, टू ब्रांच
स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये क्यों बनाया था ये हमने ये जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, ये इस टर्म की एक्सप्लेनेशन है कि ये टर्म है क्या। अच्छा, इस टर्म ओपनिंग स्टॉक कैसे? ये देखो ना, यहाँ से बनाया हमने, ये था होलसेल प्रॉफिट। तो अपनी ही बुक्स में हेड ऑफिस अपना ही प्रॉफिट ऐसे वाला थोड़ा ना शो करेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ना ये तो वही वाली। हाँ, वो तो ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तो वो देखेगा कि भाई मैंने ब्रांच को इस पे दिया, ब्रांच ने मुझे कितना प्रॉफिट अर्न करके दिया। लेकिन जब उसी के पास वो स्टॉक है तो अपने स्टॉक पे ही वो इन्फ्लेटेड प्राइस होना शो करेगा, वो तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ना। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैंने अपने ही घर में सामान दिया, बच गया, तब भी मैंने उसको प्रॉफिट पे रिकॉर्ड कर दिया, तो वो तो हम नहीं कर सकते ना। तभी तो हम जो भी गुड्स जाती हैं एज अ चैरिटी, एज ड्राइंग्स, उन सबको हम एट कॉस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनको इन्फ्लेटेड प्राइस पे नहीं शो कर सकते। तो ये हमारा डेबिट साइड में ये वाला आएगा ना, ये वाला जो यहाँ के क्रेडिट में आया है वहाँ के डेबिट में आ जाएगा ऑन क्लोजिंग स्टॉक। सेम टर्मिनोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आएगा। तो होलसेल ब्रांच में ये सारे लेजर्स बनाने कहीं कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं होती। होलसेल ब्रांच में जो टास्क होती है वो ये होती है कि वैल्यू निकालनी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की, क्योंकि वेरियस प्राइसेस गिवन है। तो ब्रांच में से जो एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं वो होलसेल ब्रांच से सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर उन्हें फुल क्वेश्चन देना है तो वो जनरली या तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का देंगे, उसमें जर्नल एंट्रीज होती हैं भी जब हम आगे करेंगे, फॉरेन ब्रांच का देंगे, या फिर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और इन सब का देंगे। होलसेल ब्रांच का बहुत रेयर आता है। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, ज़रा ट्राई करके देखो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, सेल्स एट ब्रांच, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। हमारा जो मेन इसमें पॉइंट है वो ये है कि जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच है, गुड्स सेंट टू ब्रांच है, वो तो होलसेल प्राइस पे होगा, जबकि जो सेल्स एट ब्रांच है वो रिटेल प्राइस पे होगा, यानी कि कैटलॉग प्राइस। तो पहले तो हमें इन सब का कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग से, होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, होलसेल प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो जो हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट बनाई थी, छोटी सी स्टेटमेंट जो स्टार्ट किया था टॉपिक, वही स्टेटमेंट हम पहले बना लेंगे। जैसे जो केस ये है, हाँ, अगर हमारा जो नॉर्मल कॉस्ट है वो 100 है, हाँ, यहाँ पे लिस्ट प्राइस 200 हो जाएगा, हाँ, और जो होलसेल प्राइस है वो इसका 20% माइनस 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा। तो यही हमें बार बार ना लिखना पड़े, जिससे कि भाई एक ही चीज़ को बार बार ना लिखना पड़े, हम टेबल फॉर्म में कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि हमने यहाँ पे बताई कि कॉस्ट इतनी है, ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम बताएंगे कि हम एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो 100 है। फिर इसमें हमने कहा ऐड होलसेल प्रॉफिट, हमारे पास होलसेल प्राइस आ गया। फिर ऐड रिटेल प्रॉफिट, हमारे पास रिटेल प्राइस आ गया। ये जो रिटेल प्राइस है, ध्यान रखना, आपका लिस्ट प्राइस, आपका कैटलॉग प्राइस, सब यही है। तो पहले तो ये निकाल लो तीनों केसेस में। जैसे कि पहले केस में हमें बोला हेड ऑफिस इनवॉइसेस गुड्स एट 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस विच इज़ कॉस्ट प्लस 100%। तो ये अगर 100 है तो ये 200 हो गया।
फिर लेस देन 20% ये 60 हो गया, 40 हो गया, अगर ये 40 है तो ये 160 हो गया और ये 60 हो गया। भाई 200 था, 200 का 20% लेस किया 40, तो यानी कि ये आपका आ गया 200 माइनस 40 160, फिर ये आ गया 160 माइनस 100 60। अब इसका ही मुझे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? तुम्हारा नॉर्मली तुम्हें ओपनिंग निकालना, क्लोजिंग निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक इस जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है, उसमें जितना भी हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच किया, जितना भी गुड्स सेंड टू ब्रांच हुआ, और इसमें से माइनस क्या करेंगे? होलसेल प्राइस ऑफ सेल्स, होलसेल प्राइस ऑफ सेल्स। यानी कि अगर मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो हमें बोला है ओपनिंग स्टॉक 36, ये वैसे ही हो गया ना सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ बिल्कुल वैसे ही हो गया, बिल्कुल वही सिस्टम हो गया। केस ए में ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 36, गुड्स सेंड टू ब्रांच 264, और फिर माइनस करेंगे 264, ये हमारे पास है 200 की वैल्यू पे, हमें चाहिए सब कुछ 160 पे, क्योंकि हम होलसेल ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो हमने इसको कहा 160 अपॉन 200, तो ये आ जाएगा 3 लाख माइनस 264 इंटू 160 अपॉन 200 कितना हुआ? 2,11,200। क्या कौन सा आंसर बता रहा है ये? ब्रैकेट वाला। अच्छा 2,11,200, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 88,800। ऐसे ही केस बी और सी हो जाएंगे, करो एक बार ट्राई। केस बी है, केस बी का 1,35,000 आ रहा है। केस बी का 1,35,000, 1,35,000, हाँ ठीक है। केस 3 का 60,000। परफेक्ट। तो केस बी का 135, केस सी का 60, ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? हाँ ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? सब्सक्राइब, शेयर, लाइक with your friends, share with your friends, subscribe and press the bell button to get notifications. Good luck.